मिंग्यू बिस्तर की ओर चली गई और उस पर बैठ गई, लेकिन वह दक्ष को सतर्क नजरों से देखती रही। दक्ष ने मिंग्यू की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक मनोरंजक भाव था। वह उठ खड़ा हुआ और कमरे के अंदर एक खाली जगह पर जाकर जमीन पर बैठ गया। थोड़ी देर की शांति के बाद दक्ष ने अपनी साधना शुरू की। अल्पविराम। राजकुमारी मिंग्यू ने दक्ष को 1 घंटे से ज्यादा समय तक देखा और फिर आखिरकार अपनी सतर्कता कम की। वह बिस्तर पर लेट गई और जल्द ही सो गई। दक्ष ने नामहीन साधना तकनीक से साधना की और पागलों की तरह वातावरण से क्यूई को चूसा और हमेशा की तरह अपनी साधना को तेज गति से बढ़ाया। उसने 5 घंटे से ज्यादा साधना की और फिर उसने रुकने का फैसला किया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बिस्तर की ओर देखा। वह राजकुमारी मिंग्यू की ओर चलते हुए खड़ा हो गया। वह बहुत सुंदर है। ... इसलिए यह बहुत अजीब है। मैंने इतनी सुंदर लड़की के साथ इतना समय बिताया है, फिर भी मैं बिना जानवर बने और खुद को उस पर थोपे बिना अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हूँ। वह इतनी सुंदर है कि मैं उसके प्रति पागलों की तरह आकर्षित महसूस करता हूँ, फिर भी मैंने नियंत्रण नहीं खोया है। क्या मेरा दिल का दानव मुझ पर आसानी से हावी हो रहा है? क्या यह मेरे सामने वाली लड़की की वजह से है? क्या वह खास है, या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मजबूत हो गया हूं और अपने दिल के दानव को नियंत्रित करने में प्रगति की है? जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। दक्ष ने राजकुमारी मिंग्यू के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए सोचा। वह बाथरूम की ओर चलते हुए पीछे मुड़ा। जैसे ही दक्ष चला गया, राजकुमारी मिंग्यू ने अपनी आंखें खोली। उसने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, वह बुरा नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा और बाथरूम की ओर देखा। दक्ष बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए अंदर खड़ा था। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से रहस्यमयी अंडा निकाला और उसे मुस्कुराते हुए देखा। रात के खाने का समय हो गया है, छोटे दोस्त, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही उसने अंडे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी क्यूई को अंडे में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया, जिसने पागलों की तरह उसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। आधे घंटे के बाद दक्ष कमरे के अंदर वापस आया और फिर से फर्श पर बैठ गया। उसने फिर से अपनी साधना शुरू की, लेकिन इस बार उसने अपने शरीर की साधना करने का फैसला किया। उसने अपने हृदय दानव को खिलाने के लिए वातावरण से क्यूई का इस्तेमाल किया, जिसने बदले में इसे राक्षसी क्यूई में बदल दिया और इसे दक्ष के शरीर में भेजकर उसे मजबूत बनाया। कुछ ठीक नहीं है। ये बातचीत की गति। पिछली बार जब मैंने हृदय दानव के साथ साधना की थी, उसकी तुलना में ये बहुत कम है। खेती करते समय दक्ष को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने साधना बंद कर दी और अपनी चेतना को अपने मार्शल स्पेस के अंदर भेजकर चीजों की जांच की। जब उसने अपने मार्शल स्पेस को ध्यान से देखा, तो उसे एक अंतर नजर आया। उसकी मार्शल आत्मा और रेड कोर अभी भी वही दिख रहे थे, फिर भी उसका हृदय दानव अलग था। हृदय दानव एक लाल कोकून जैसी चीज में लिपटा हुआ था जो ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। अल्पविराम। क्या फालतू बात है? क्या हो रहा है? उसने दृश्य को देखते हुए सोचा। कुछ समय तक उसका निरीक्षण करने और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न देखने के बाद दक्ष ने अपनी चेतना को मार्शल स्पेस से वापस ले लिया। जुन, उसने मन ही मन कहा, क्योंकि उसने जुन को कुछ समय के लिए अपने विचारों तक पहुंचने की अनुमति दी थी। वह जुन से बाहर बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वह लू मिंग्यू के साथ कमरे में था। आखिरकार मुझे आपके विचार पढ़ने की अनुमति मिल गई। अब आपको क्या चाहिए? दक्ष के दिमाग में जून की आवाज गूंजी। मेरा हृदय दानव अजीब व्यवहार कर रहा है। यह एक लाल कोकून जैसी चीज के अंदर है। क्या हो रहा है? उसने उससे पूछा। कुछ बड़ा होने वाला है, जो तुम्हारे लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है, जून ने गंभीर स्वर में दक्ष को जवाब दिया। क्या तुम मुझे ईमानदारी से बता सकते हो, क्या अच्छा है और क्या बुरा? वास्तव में क्या हो रहा है? उसने फिर पूछा। खैर, अच्छी बात यह है कि आपको अपने हृदय राक्षस के बारे में कुछ समय तक चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, और उस समय अवधि के समाप्त होने के बाद आपके शरीर की साधना की गति भी बढ़ जाएगी, वह भी बहुत अधिक।
इससे पहले कि दक्ष पूछ पाता कि ऐसा क्यों, उसकी आवाज फिर से सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और बुरी खबर यह है कि आपकी चिंताएं भी बहुत बढ़ जाएंगी जिस क्षण से आपकी साधना की गति बढ़ेगी, क्योंकि आपके हृदय दानव के साथ जो हो रहा है वह ये है कि वह अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। उसने दक्ष को उत्तर दिया, ये टूट रहा है, इसका क्या मतलब है? दक्ष ने स्तब्ध स्वर में कहा, जब ये सफल हो जाएगा तब आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। आपको ये जानने की जरूरत है कि अगर यह सफलतापूर्वक अगले चरण में पहुंच जाता है तो यह अभी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। हालांकि इसमें एक अच्छी बात भी है, सफलता की संभावना बहुत कम है। उसने दक्ष को गंभीर स्वर में समझाया। क्या मुझे दानव सम्राट काया की साधना बंद कर देनी चाहिए जबकि यह इस प्रक्रिया से गुजर रही है? उसने फिर पूछा, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। आप अभी भी पहले की तरह साधना कर सकते हैं, केवल दानव सम्राट काया की आपकी साधना की गति कम हो जाएगी, जबकि आपका हृदय दानव इस प्रक्रिया से गुजर रहा है। जुन की आवाज फिर से सुनाई दी। ठीक है, मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ, मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद, दक्ष ने जवाब दिया और उसने फिर से जून के विचारों तक पहुंच को बंद कर दिया। अल्पविराम। उसने फिर से अपने शरीर को तैयार करना शुरू कर दिया। उसने इस तरह 3 घंटे से ज्यादा समय तक अभ्यास किया, फिर उसे लगा कि ये दिन के लिए काफी है। अभी भी थोड़ी झपकी लेने का समय है। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए अपने स्टोरेज रिंग से गद्दा निकाला, उसने उसे जमीन पर बिछा दिया और सो गया। डॉट 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 डॉट। एक सपना। दक्ष ने खुद को एक अनजान शहर में पाया जो लोगों से भरा हुआ था और बड़बड़ाया। उसने उनमें से एक से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया में मौजूद ही नहीं था। क्या हो रहा है? ये सपना। यह उतना ही वास्तविक लग रहा है जितना वह सपना जो मैंने तब देखा था जब मैं स्वर्गीय चट्टान के नीचे था, दक्ष ने कहा और वह भीड़ भरे शहर में घूमता रहा। शहर में कई खूबसूरत इमारतें और सचमुच घनी क्यू थी। सभी लोग मजबूत साधकों की तरह दिखते थे। दक्ष सड़क पर इंतजार कर रहा था जब उसने सड़क पर किसी को देखा जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। एक लड़का, 16-17 साल का एक लड़का सड़क पर चल रहा था, लेकिन ज्यादातर लोगों से अलग उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। हालांकि वह कुपोषित दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह आगे बढ़ रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उससे पहले भी देखा है? दक्ष ने लड़के की ओर देखते हुए कहा। दक्ष को वह लड़का परिचित लगा, हालांकि वह उसे पहचान नहीं पाया। लड़का आगे बढ़ता रहा और एक बड़ी इमारत के चारों ओर की दीवारों तक पहुंच गया। स्टार मार्शल एकेडमी। दक्ष ने इमारत पर लगे बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ा। हम तो यह एक साधना अकादमी है। क्या वह मार्शल आर्ट सीखना चाहता है? दक्ष ने बुदबुदाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यद्यपि यह एक प्रतिष्ठित इमारत थी, लेकिन इसके चारों ओर की दीवारें बहुत छोटी थीं, केवल 1.5 मीटर ऊंची। दक्ष ने देखा कि लड़का पास में पड़े एक बक्से को उठाकर दीवार के पास रख रहा था। वह उस पर चढ़ गया और अंदर झांकने लगा। क्या वह कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है? दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने देखा कि लड़का इधर उधर देख रहा है जैसे कि वह कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। जल्दी लड़के की आंखें एक दिशा में स्थिर हो गईं और ऐसा लग रहा था कि उसे वह मिल गया है जिसे वह ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान दिखाई दी क्योंकि वह उस दिशा में देखता रहा। चलो देखते हैं वह क्या देख रहा है। दक्ष मुस्कुराया और हवा में उछलकर दीवार के ऊपर जा गिरा। दक्ष ने उस दिशा में देखा जिस ओर लड़का देख रहा था और देखा कि वहां एक लड़की थी। 16-17 साल की लड़की अपने मार्शल कौशल का अभ्यास कर रही थी जबकि लड़का उसे देख रहा था। क्या वह प्यार में है? दक्ष मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसने देखा कि लड़का लड़की को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। कौन है वहां? तुम क्या देख रहे हो?
मार्शल अकादमी के अंदर अभ्यास कर रहे एक लड़के ने जोर से चिल्लाया जब उसने देखा कि फटे पुराने कपड़े पहने लाल बालों वाला लड़का नीले बालों वाली लड़की को देख रहा है। उसकी तेज आवाज ने अंदर मौजूद अन्य लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया। जल्द ही हर कोई लाल बालों वाले लड़के को देखने लगा। क्या ये शेन नहीं है? किसी ने आश्चर्य से कहा। अल्पविराम, क्या ये शेन नहीं है? वह जियाओयुन को देख रहा था। कितना बेशर्म व्यवहार है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके माता पिता ने उसे पैदा होते ही सड़ने के लिए छोड़ दिया। अकादमी के छात्रों के बारे में एक तीखी आवाज सुनाई दी। हाँ, मैंने उसे कई बार जियाओयुन का पीछा करते देखा है। वह कभी नहीं सीखता। एक और आवाज सुनाई दी। वह बहुत बेकार है। फिर भी उसे लगता है कि जियाओयुन उस पर ध्यान देगी। ऐसी कल्पना हास्यास्पद है। कुछ लोग हंसने लगे। ये सही है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। वह 16 साल का है और वह अभी भी साधना नहीं कर सकता। भले ही वह एक अनाथ है जो शहर की सड़कों पर रहता है और फीस नहीं दे सकता, फिर भी जूनियर मास्टर शू ने उसे साधना सिखाने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने उसे निराश भी किया क्योंकि 2 साल की साधना के बाद भी वह शरीर शोधन क्षेत्र के पहले चरण तक नहीं पहुंच सका। ऐसा कचरा। यहाँ तक कि मास्टर शू के पास भी उसे यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह चला जाए और इस अकादमी में कभी न आए। फिर भी ये कचरा बेशर्मी से जियाओयुन पर हमला करने के लिए यहाँ आया था। उसे बस मर जाना चाहिए। एक तेज आंखों वाली लड़की ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे लगता है कि वह एक ऐसा कचरा है जिससे स्वर्ग भी घृणा करता है, इसीलिए वह खेती नहीं कर पा रहा है। कचरे के रूप में अपनी जगह जानने के बजाय वह अभी भी यहाँ आता है और सीखने के बजाय वह जियाओयुन को घूरता है। अगर मैं भी उसके जैसा बेकार होता तो मैं कचरे का जीवन जीने और इस ग्रह पर सीमित स्थान को बर्बाद करने के बजाय मरना पसंद करता। एक अन्य व्यक्ति ने बीच में टिप्पणी की। हा, सही है। उसके लिए मर जाना बेहतर विकल्प होना चाहिए। सभी बच्चे हंसने लगे और उनके चेहरे पर क्रूर भाव के साथ लाल बालों वाले लड़के को देखने लगे। दक्ष ने इस छोटे बच्चे की पहचान समझते हुए कहा। लाल बालों वाला लड़का परेशान लग रहा था क्योंकि उसने उनकी सारी बातें सुनी थी। उसने लाल फूल को कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया और वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जब उसे कॉलर से पकड़कर अंदर फेंका गया तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। लाल बालों वाला लड़का परेशान लग रहा था क्योंकि उसने उनकी सारी बातें सुनी थी। वह जाने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन जब उसका कॉलर पकड़ा गया तो उसके हाव भाव बदल गए। दक्ष, तुम कभी नहीं सीखते है ना? जब उसे अकादमी के अंदर फेंका गया तो उसके कानों में एक उपहासपूर्ण आवाज गूंजी। वह जमीन पर गिरते समय अपनी कोहनी से घायल हो गया। उसके घावों से रक्त बहने लगा, लेकिन लड़के के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और वह चुपचाप खड़ा हो गया। उसने दरवाजे की ओर देखा। अल्पविराम। सुनहरे बालों वाला एक लड़का जो 15-16 साल का लग रहा था बड़े कदमों से अंदर आया और मुस्कुराया। उस लड़के का नाम टीना शिया था। उसका परिवार शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक माना जाता था। उसके पीछे भाई बहन भी थे जो दोनों ही लगभग समान उम्र के लग रहे थे। तुम छोटे अनाथ हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम फिर से जियाओयुन को अपनी गंदी नजरों से घूर रहे हो? क्या तुम पिछली बार की पिटाई भूल गए? लड़के ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। हा, युवा मास्टर शिया, मुझे लगता है कि उसे एक और पिटाई की इच्छा हो रही होगी। उसके पीछे बैठी लड़की ने हंसते हुए कहा। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगा। जिस लड़के ने उसे अभी अंदर फेंका था वह अपने अनुयायियों के साथ बाहर निकलने के रास्ते और दक्ष के बीच में खड़ा था। लड़का मुस्कुराया जब उसने दक्ष को अपनी ओर आते देखा। उसने दक्ष को रोकने के लिए उसके कंधों की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन दक्ष ने उसका हाथ चकमा दिया और बिना रुके आगे बढ़ता रहा।
तुम बेकार हो। पकड़े जाने के बाद भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? टीना शिया ने दक्ष सेन को घूरते हुए जोर से दहाड़ते हुए कहा। दक्ष सेन को कोई प्रतिक्रिया न करते देख टीना शिया ने अपनी हरकतों का इस्तेमाल करते हुए अपना ब्लेड निकाला और दक्ष सेन के करीब पहुंच गया। उसने अपना ब्लेड दक्ष सेन की पीठ की ओर घुमाया, जिससे उसके पहले से ही घिसे हुए कपड़े और उसकी फ्लैश कट गई। उसकी पीठ पर हल्का सा कट देखा जा सकता था क्योंकि उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसकी पीठ पर लगे कट से रक्त निकलने लगा। अद्भुत! क्या आपने टीना शिया का आक्रमण देखा? इतना सटीक नियंत्रण! मैं समझता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। उसने अपने हमले को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया। अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो वह कचरा बहुत पहले ही मर चुका होता। उसे अपने परिवार की ब्लेड कला में महारत हासिल होगी। मैंने सुना है कि उनकी विशेष कला हमलों की सटीकता और नियंत्रण में मदद करती है। सचमुच ये तो आश्चर्यजनक है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे बहुत मेहनत और प्रशिक्षण की जरूरत पड़ी होगी। इतने प्रसिद्ध परिवार के सदस्य से ऐसी ही उम्मीद थी। अल्पविराम। अकादमी के छात्र आपस में बातें करते रहे। टीना शिया को गर्व महसूस हुआ जब उसने सुना कि हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। हमला होने के बावजूद दक्ष सेन नहीं रुका और बाहर निकलने की ओर बढ़ता रहा। उसने तब भी कोई आवाज नहीं की जब उसका मांस काटा गया। टीना शिया दक्ष सेन के सामने दौड़ा और उसका गला पकड़ लिया। उसने सिर्फ उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठाया और नीचे फेंक दिया। दक्ष जमीन पर गिर गया। उफ! दक्ष सेन ने आखिरकार आवाज निकाली और गुर्राया। उसे लगा जैसे उसकी भी कुछ हड्डियां टूट गई हो। बहुत प्रयास के बाद वह उठकर बैठ गया। वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसके मुंह से रक्त निकल आया। वह कुछ कहने ही वाला था कि टीना शिया ने उसकी सीना पर लात मारी और उसे फिर से जमीन पर सीधा लिटा दिया। टीना शिया ने अपना एक पैर दक्ष सेन की सीना पर रख दिया और वह चेहरे पर मुस्कान लिए सीधा खड़ा हो गया। कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। टीना शिया ने नीचे देखते हुए हंसना शुरू कर दिया। हा 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 हा, यही तो इस भिखारी का घर है। लोगों के पैरों के नीचे। बच्चों के बीच से किसी ने चेहरे पर उपहासात्मक भाव लाते हुए कहा। अरे जियाओयुन, वो हमेशा तुम्हारे पीछे आता है। मुझे लगता है कि वह तुमसे प्यार करता होगा। तुम इस बारे में क्या कहती हो? जियाओयुन के पास खड़ी एक लड़की ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। दक्ष सेन ने अपना सिर शियाओयुन नाम की लड़की की ओर घुमाया, लेकिन उससे ये दृश्य देखकर हंसते हुए देखकर उसका दिल टूट गया। जब भी वह मुझे देखता है तो मैं खुद को कूड़े की तरह महसूस करती हूँ। मैंने उसे कई बार देखा है, बस मुझे देखता रहता है, लेकिन मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे नहीं पीटा। इसके बजाय मैंने टीना शिया से उसे सबक सिखाने के लिए कहा। वास्तव में मैं वहां थी, उस दृश्य का आनंद ले रही थी जब शिया उसे पीट रहा था, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह बेकार आदमी अभी भी नहीं सीखेगा। वह यहाँ भी आया। यह अच्छा है, कम से कम इस स्थिति ने सभी को कुछ समय के लिए मनोरंजन का अवसर दिया। जियाओयुन ने अपनी दोस्त को मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसकी ओर देखा। उसके शब्द दक्ष सेन के कानों में कर्ट की तरह गूंज रहे थे। जिस लड़की को वह एक पवित्र और दयालु लड़की समझता था, वह बिल्कुल उसके विपरीत निकली। यहाँ तक कि दक्ष भी उस लड़की को भौहें सिकोड़े हुए देखने से खुद को नहीं रोक सका। अल्पविराम। उसने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जल्द ही उसके भाव सामान्य हो गए। क्या तुम मुझ पर हमला करके खुद को श्रेष्ठ समझते हो? क्या साधकों को इसी बात पर गर्व होता है? मैंने कभी तुमसे लड़ाई नहीं की और न ही मैंने तुम्हें कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाई, फिर भी तुम हमेशा मेरे पीछे पड़ जाते हो। मुझे छोड़ दो या मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। दक्ष सेन आखिरकार चुप नहीं रह सका क्योंकि उसका दिल तेज चाकुओं से छलनी हो गया था। वह जोर से दहाड़ा क्योंकि वह अपनी तर्क शक्ति खो बैठा था। दक्ष ने अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते देखा। वह दक्ष सेन के लिए बुरा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन वह उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। हा हा हा, ये फालतू बात वाकई बहुत बड़ी बात है ना?
मैं देखूंगा कि तुम मुझे कैसे मारते हो। टीना शिया पागलों की तरह हंसने लगा क्योंकि उसने दक्ष सेन के शब्द सुने। दक्ष सेन ने अपनी बाईं ओर देखा और कुछ ऐसा बुदबुदाया जो दूसरों को सुनाई नहीं दिया। एक गुलाबी बालों वाली लड़की भूत की तरह दक्ष सेन के पास प्रकट होती है। जून। दक्ष ने जैसे ही लड़की को देखा, वह जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? इसके दुष्प्रभाव बहुत बुरे हैं, जून ने गंभीर स्वर में दक्ष सेन से कहा। मैं मारना चाहता हूँ, दक्ष सेन ने जोर से चिल्लाकर सबको अपने शब्द सुनाए। तुम्हें कल ही अंगूठी मिली थी और आज तुम अपनी विरासत की एक वस्तु का उपयोग कर रही हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे तुम्हें उन वस्तुओं के उपयोग के बारे में बताना चाहिए था जो तुम्हें मिली थी। मुझे आशा है कि तुम्हें आगे जो कुछ भी होगा उसका पछतावा नहीं होगा, जुन ने धीरे से कहा और वह गायब हो गई। दक्ष ने देखा कि एक क्षण के लिए दक्ष सेन की पहले खाली उंगली पर एक भंडारण अंगूठी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। वह अंगूठी, ये वही है। मुझे नहीं पता था कि यह अदृश्य हो सकती है। दक्ष ने अपनी उंगली में अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। दक्ष सेन ने एक काली गोली निकाली जिस पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी थीं और टीना शिया की प्रतिक्रिया से पहले ही उसे निगल लिया। तुमने क्या खाया? टीना शिया ने ऊंची आवाज में पूछा और दक्ष सेन को घूरने लगा, लेकिन उसे उससे कोई जवाब नहीं मिला। क्या फालतू बात है, उसने आश्चर्य से कहा जब उसने देखा कि दक्ष सेन की आंखें सबसे अंधेरी रात के अंधेरे की तरह काली हो गई थीं। अनिश्चितता की भावना के तहत उसने पहले दक्ष सेन को मारने और बाद में अन्य चीजों के बारे में चिंता करने का फैसला किया। टीना शिया ने अपना ब्लेड दक्ष सेन के दिल की ओर बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि ब्लेड दक्ष सेन की सीना को छू पाता, वह वहीं रुक गया। एक हाथ ब्लेड को पकड़कर अपनी जगह पर रखता हुआ दिखाई दे रहा था। दक्ष सेन ने ही ब्लेड को पकड़ा था। उसने अपने दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल किया और ब्लेड को पकड़ लिया। उसने थोड़ा जोर लगाया और ब्लेड तुरंत ही सभी की आंखों के सामने टुकड़ों में बिखर गया। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? टीना शान का ब्लेड सोने की खान है। यह इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? लोगों ने जो कुछ हुआ उसे देखकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सब कुछ देखते देखते उनके दिल में एक डर का भाव घर करने लगा। दक्ष सेन खड़ा हो गया जबकि टीना शिया पीछे की ओर कदम बढ़ाता रहा। दक्ष सेन अपनी जगह से गायब हो गया और टीना शिया के सामने आ गया और उसने उसका गला पकड़ लिया। दक्ष सेन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तभी एक चटकने की आवाज सुनाई दी। टीना शिया की आंखें चौड़ी हो गईं और जल्द ही वे बेजान हो गईं। दक्ष सेन ने टीना शिया के बेजान शरीर को जमीन पर फेंक दिया और दूसरों की ओर देखने लगा। वह एक राक्षस है, भागो। पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई और पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो गया। कुछ लोग बाहर निकलने की ओर भागने लगे, जबकि कुछ बहादुर लोग अपने हथियार लेकर दक्ष सेन की ओर भागे, लेकिन ये सब व्यर्थ था क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके हथियार दक्ष सेन की त्वचा को छू भी नहीं पाए। उसके पिछले घाव भी पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। दक्ष ने सब कुछ स्तब्ध भाव से देखा क्योंकि उसने देखा कि दक्ष सेन एक के बाद एक लोगों को मार रहा था। कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था क्योंकि लोग मरते जा रहे थे। जल्द ही पूरा इलाका लाशों से भर गया। एक को छोड़कर सभी मर चुके थे। नीले बालों वाली एक लड़की अभी भी जीवित थी। वह घुटनों के बल बैठी थी और डर के मारे कांप रही थी। अपने दोस्तों की लाशें देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दक्ष सेन अपनी मूल जगह से गायब हो गया और उसके ठीक सामने आ गया। उसने अपना हाथ लड़की की ओर बढ़ाया और उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने उसे हवा में उठा लिया। लड़की हवा में थी, उसकी गर्दन पकड़ी हुई थी और वह सांस लेने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने दक्ष सेन की आंखों में देखा लेकिन पाया कि वे काली और निर्दयी थीं, जबकि दक्ष सेन की आंखें बिल्कुल विपरीत दिख रही थीं। मास्टर, हम वापस आएंगे, आप मर जाएंगे, उसने काफी प्रयास के बाद अपनी आंखों में नफरत के साथ कहा क्योंकि उसने बचने की कोई उम्मीद छोड़ दी थी। दक्ष सेन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसकी सांसें रुक गईं। उसने बेरहमी से उसके शरीर को जमीन पर फेंक दिया और चारों ओर देखा।
जगह लाशों से भरी हुई थी और जीवन के सभी अवशेष नष्ट हो गए थे। उसने बाहर निकलने की दिशा में एक कदम बढ़ाया, लेकिन दूसरा कदम उठाने से पहले ही वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। उसकी आंखों का रंग फिर से पहले जैसा हो गया। उसने पलटकर देखा कि सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन उसके हाव भावों में कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और देखा कि जिस लड़की को वह पसंद करता था वह बेजान पड़ी थी। कुछ पल के लिए उसके हाव भावों में कुछ उलझन हुई, लेकिन जल्द ही वह सामान्य हो गई। अल्पविराम। उसने बैठने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अपने शरीर की एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकता। कोई यहाँ है, दक्ष ने एक तरफ बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसे एक तेज आभा महसूस हुई। उसने बाहर निकलने की ओर देखा और 2 लोगों को उस जगह में प्रवेश करते देखा। उनमें से एक 60 साल का आदमी लग रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और सिर पर सफेद बाल थे। उसने सफेद लबादा पहना हुआ था। दूसरा व्यक्ति अभी भी जवान दिख रहा था और उसकी उम्र 20 के आस पास थी। जैसे ही वे उस स्थान में दाखिल हुए, वे दोनों स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। हेडमास्टर गू, ये युवक ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ कहा। वह जल्दी से अंदर भागा और सभी की जांच की कि कहीं कोई जीवन तो नहीं है। उनकी जांच करने के बाद वह हेडमास्टर गू के पास वापस आया। वे सभी मर चुके हैं। युवक के कुछ कहने से पहले ही हेडमास्टर गू ने बड़बड़ाया, सिवाय उसके, वह पूरी तरह सुरक्षित है और उससे जरा सी भी चोट नहीं आई है। उसने दक्ष सेन की ओर देखते हुए कहा। ऐसी क्रूर हरकत किसने की होगी? युवक ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा। उसे हेडमास्टर गू ने अपना हाथ धीरे से हिलाते हुए दक्ष सेन की ओर इशारा किया। वह हेडमास्टर, वह दक्ष सेन है। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैंने पहले उसे साधना सिखाने की कोशिश की थी। वह साधना के लिए बहुत बेकार था क्योंकि वह शरीर शोधन क्षेत्र के पहले चरण को भी पार नहीं कर सका। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वह यहाँ का नहीं है, फिर भी वह यहाँ है। वह अंदर था, फिर भी वह सुरक्षित है। उसके कपड़े जगह जगह कटे हुए हैं, लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव नहीं है। वह बिल्कुल ठीक है, फिर भी वह हिल नहीं सकता। उसने ये सब करने के लिए कोई राक्षसी तरीका अपनाया होगा, हेडमास्टर गू ने गंभीर स्वर में कहा और दक्ष सेन की ओर देखा। यह है। हेडमास्टर गू के शब्द सुनकर युवक के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। तुमने ऐसा क्यों किया? हेडमास्टर गू ने दक्ष सेन की ओर देखते हुए पूछा। अल्पविराम, क्योंकि मैं कर सकता था, क्योंकि मैं ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। क्या यही कारण नहीं है कि आप साधक सभी चीजें करते हैं, चाहे वह कितनी भी अन्यायपूर्ण क्यों न हो? दक्ष सेन ने हेडमास्टर गू को देखते हुए कहा। तुम एक राक्षस हो, तुम्हें अपने पापों के लिए मरना होगा। हेडमास्टर गू ने दक्ष सेन की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। उसकी उंगली की नोक पर आग का एक छोटा सा कण दिखाई दिया जो तब तक फैलता रहा जब तक कि वह 20 सेंटीमीटर चौड़े प्रचंड गर्म आग के गोले जैसा नहीं दिखने लगा। मैंने कभी किसी को चोट पहुंचाने के लिए अपने अग्नि नियम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज तुम्हें मरना ही होगा, उसने भाव शून्य स्वर में कहा और उस अग्नि गोले को दक्ष सेन के सिर की ओर फेंका। हालांकि अन्य लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन दक्ष ने स्पष्ट रूप से दक्ष सेन की उंगली पर एक अंगूठी की झिलमिलाहट देखी, जबकि उसके हाथ पर एक लाल ताबीज दिखाई दिया। जैसे ही ताबीज उसके हाथ में आया, दक्ष सेन कमरे से गायब हो गया और आग का गोला खाली जमीन पर गिर गया। फर्श पर जलने का निशान देखा जा सकता था, लेकिन दक्ष सेन का कोई। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। निशान नहीं था। आखिर क्या हुआ? एक लंबी चुप्पी के बाद युवक ने उस खाली जगह को घूरते हुए कहा जहां दक्ष सेन लेटा हुआ था। हुआ ये कि हमने एक राक्षस को भागने दिया, उसके हाथों कई लोग मरेंगे क्योंकि हमने तेजी से काम नहीं किया, हेडमास्टर गू ने बादलों से घिरे आकाश की ओर देखते हुए कहा। छात्रों के परिवार वालों को सूचित करो, उन्होंने अपने पास बैठे युवक से कहा।
दक्ष को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। आज उसने जो देखा उसने दक्ष सेन के बारे में उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। वह इमारत के अंदर कूद गया ताकि नजदीक से देख सके, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले ही सब कुछ सफेद हो गया। दक्ष ने अपनी आंखें खोली और सपने से जाग गया। उसने महसूस किया कि उसे पसीना आ रहा था, लेकिन उसकी साधना भी सोने से पहले की तुलना में अधिक मजबूत थी। दक्ष ने देखा कि वह गोल्ड कोर दायरे के 9वें चरण में पहुंच गया है। अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ उसने चारों ओर देखा और देखा कि राजकुमारी मिंग्यू अभी भी बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसे अजीब नजर से देख रही थी। अल्पविराम, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा। तुम क्या सपना देख रहे थे? तुम्हारी नींद के दौरान तुम्हारे हाव भाव बदलते रहे, उसने अपनी कोमल आवाज में कहा और उसकी ओर देखा। मैं एक दोस्त के बारे में सपना देख रही थी जो उत्पात मचाने जा रहा था, दक्ष ने उसे जवाब दिया। वैसे अभी समय क्या है? उसने खड़े होते हुए पूछा। शाम के 4 बज रहे हैं, तुम काफी देर तक सोए रहे, राजकुमारी मिंग्यू ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। अगर तुम्हें लगा कि मुझे जागने में बहुत समय लग रहा है, तो तुमने मुझे जगाने की कोशिश क्यों नहीं की? दक्ष ने पूछा। मुझे एहसास हुआ कि आपने शायद पूरी रात साधना की है, इसलिए मैं आपकी नींद में खलल नहीं डाल सकती थी, राजकुमारी मिंग्यू ने दक्ष को देखते हुए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी विचारशील हो जाओगी। मुझे तैयार होने दो और हम इस शहर को छोड़ने से पहले एस्टेरिया साम्राज्य के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने जाएंगे। दक्ष ने उससे ये कहते हुए हंसते हुए कहा। वह बाथरूम की दिशा में चला गया। दक्ष तैयार हो गया और राजकुमारी मिया के साथ होटल से बाहर निकल गया। हम कहाँ जा रहे हैं? राजकुमारी मियाओ ने दक्ष के साथ सड़कों पर चलते हुए पूछा। क्या आपने जियांदी मंडप के बारे में सुना है? दक्ष ने राजकुमारी मियाओ की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, इसके बारे में कभी नहीं सुना, यह क्या है? उसने पूछा। यह एक ऐसा संगठन है जो अपनी खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं के लिए जाना जाता है। वे शीर्ष 3 संगठनों में से एक हैं जो लगभग हर शहर में अल्केमी हॉल और आर्टिफैक्ट पवेलियन के साथ मौजूद हैं। वे थोड़े समय में एस्टेरिया के स्थान को खोजने की मेरी एकमात्र संभावित उम्मीद है। वे जल्द ही एक काली इमारत के सामने पहुंच गए जिसमें सिर्फ एक मंजिल थी। दक्ष राजकुमारी मिंग्यू के साथ इमारत में दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही दक्ष ने देखा कि पूरी जगह बिल्कुल खाली थी। वहां सिर्फ एक काउंटर था जिसके पीछे हरे कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। वह किताब पढ़ रहा था। जैसे ही वे परिसर में दाखिल हुए, उसने दक्ष की तरफ देखा। तुम्हें क्या जानकारी चाहिए? आदमी ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। हमें एस्टेरिया साम्राज्य के स्थान के बारे में जानना है। हम यहाँ तक पहुँचने के लिए आवश्यक नक्शे भी खरीदना चाहेंगे, दक्ष ने उस आदमी की ओर देखते हुए पूछा। एस्टेरिया, इसके बारे में कभी नहीं सुना, माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, उस आदमी ने दक्ष को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। अल्पविराम, जियांदी मंडप को इसके बारे में कोई जानकारी कैसे नहीं हो सकती? दक्ष ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ पूछा। इस बात की पूरी संभावना है कि जिस साम्राज्य की तुम बात कर रहे हो वह इस महाद्वीप में मौजूद नहीं है। यही एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण है जो मैं दे सकता हूँ। यदि तुम्हें अन्य महाद्वीपों से जानकारी चाहिए तो तुम्हें इस महाद्वीप में मौजूद साम्राज्यों की शाखाओं से जानकारी प्राप्त करनी होगी, उस आदमी ने दक्ष को उत्तर दिया, इससे पहले कि वह अपनी नजर नीचे करके अपनी किताब पर नजर डालता। क्या आप मुझे निकटतम साम्राज्यों के बारे में बता सकते हैं जहां हम ये जानकारी प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं? दक्ष ने फिर से दयालु तरीके से पूछा। चूंकि यह जानकारी इतनी बड़ी गुप्त बात नहीं है, इसलिए आपको इसके लिए केवल 5 सफेद सोने के सिक्के खर्च करने होंगे, उस व्यक्ति ने बिना ऊपर देखे उनसे कहा। यहाँ बिना कोई समय लिए दक्ष ने सिक्का उस अधेड़ उम्र के आदमी के सामने मेज पर रख दिया। आप निश्चित रूप से बहुत अमीर परिवार से होंगे। ठीक है, ये लीजिए, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए दक्ष को एक किताब दी।
इस पुस्तक में इस महाद्वीप के बारे में पूरी जानकारी है, जिसमें सभी साम्राज्य और राज्य शामिल हैं। इसके अंदर नक्शे भी हैं जो आपको इस महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। ये हमारे जियांदी मंडप द्वारा व्यापक शोध के बाद बनाया गया है, आदमी ने दक्ष को समझाया। ठीक है, धन्यवाद, दक्ष ने उस आदमी से कहा जब वह राजकुमारी मिंग्यू के साथ इमारत से बाहर निकल रहा था। हालांकि हमें एस्टेरिया साम्राज्य के ठिकाने के बारे में पता नहीं चला, लेकिन कम से कम हमें ये पता है कि यह इस महाद्वीप में मौजूद नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर हमें जानकारी कहां से मिल सकती है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी मिंग्यू से कहा। हाँ, राजकुमारी मिंग्यू ने अपना सिर हिलाया और लॉन्ग चेन की ओर देखा। दक्ष और राजकुमारी मिंग्यू शहर छोड़कर हुआंजी साम्राज्य के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे, जिसे थंडर सिटी के नाम से जाना जाता था। वे जंगल और मध्यवर्ती शहरों से होकर गुजरे। राजकुमारी मिंग्यू के साथ यात्रा करते हुए दक्ष ने रास्ते में कई जानवरों से लड़ाई की। जब दक्ष का सामना एक मजबूत पृथ्वी क्षेत्र के जानवर से हुआ, जिसे वह अकेले नहीं संभाल सकता था, तो राजकुमारी भी कुछ लड़ाइयों में शामिल हो गई। अल्पविराम। वे दिन में यात्रा करते थे और रात में आराम करते और खेती करते थे। हालांकि राजकुमारी मिंग्यू रात के समय थोड़ी सतर्क रहती थी, लेकिन जैसे जैसे उनके दिन साथ साथ बीतते गए, वह उस पर भरोसा करने लगी और बिना किसी चिंता के सो गई। उनकी यात्रा में 10 दिन लग गए और वे आखिरकार थंडर शहर पहुंच गए। ये शहर एक ऊंची पर्वत श्रृंखला के पास स्थित था, जहां हरियाली बिल्कुल नहीं थी। इतने घने बादल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इस शहर के बारे में पढ़ा था। ट्रेनिंग के लिए एकदम सही जगह है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना घोड़ा मुख्य द्वार की ओर बढ़ाया। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी जो पास की पर्वत श्रृंखला पर गिरती बिजली की तरह लग रही थी। रोशनी की चमक के तुरंत बाद एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। जैसे ही आवाज आई, राजकुमारी मिंग्यू ने दक्ष को अपनी बाहों में भर लिया और उसे पीछे से गले लगा लिया। दक्ष दंग रह गया क्योंकि उसने महसूस किया कि राजकुमारी की कोमल सीना उसकी पीठ से कसकर चिपकी हुई थी। क्या तुम बिजली से डरती हो? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। मैं नहीं हूँ, राजकुमारी मिंग्यू ने ऊंची आवाज में जवाब दिया और खुद को दक्ष से अलग कर लिया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। जल्द ही एक और गड़गड़ाहट हुई जब राजकुमारी मिंग्यू ने फिर से दक्ष को गले लगा लिया। दक्ष ने अपना हाथ उसके कोमल हाथों पर रखा जो उसकी सीना पर रखे थे। जैसे ही दक्ष ने उसके हाथों को छुआ, राजकुमारी मिंग्यू को अपने शरीर में कर्क महसूस हुआ। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, दक्ष की कोमल आवाज उसके कानों में गूंजी। ये ठीक है, बस ऐसे ही रहो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, दक्ष ने चिंतित स्वर में कहा। धन्यवाद, उसने दक्ष की पीठ पर अपना सिर टिकाते हुए कहा। तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? जैसे ही दक्ष शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, गार्ड ने पूछा। हम शुई राज्य से हैं, इस शहर का दौरा करने आए हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम। प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति के लिए 10 चांदी के सिक्के हैं, 2 के लिए 20, गार्ड ने दक्ष से कहा। ठीक है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सिक्के गार्ड को दिए। जैसे ही प्रवेश द्वार खुला, वे अंदर घुस गए। जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, राजकुमारी मिंग्यू उसे गले लगाती रही। पूरा शहर घने बादलों की छाया में ढका हुआ था और सूरज का कोई निशान नहीं दिख रहा था। दक्ष शहर की व्यस्त सड़कों से होते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। वह यात्रा करते समय अजनबियों से रास्ता पूछता रहा। रास्ते से हट जाओ। अचानक एक तेज आवाज आई। दक्ष ने उस दिशा में देखा और देखा कि एक लाल बालों वाली लड़की तेज रफ्तार से उनकी ओर आ रही है। रास्ते में खड़े लोग लड़की और उसके घोड़े के लिए रास्ता साफ करते हुए किनारे की ओर भागते रहे। दक्ष ने उस लड़की की ओर देखा, जिसके पीछे घोड़ों पर सवार 3 युवक तेज गति से चल रहे थे।
दक्ष ने रुकने के बजाय उनके बीच से निकल जाने का फैसला किया। उसका घोड़ा लड़की की ओर दौड़ता रहा और जैसे ही वह उसके पास से गुजरने वाला था, लड़की ने हरकत की। क्या मैंने सभी को रास्ते से हटने के लिए नहीं कहा था? तुम आगे आकर क्या कर रहे हो? जैसे ही लड़की ने उस पर हमला किया, एक लाल कोड़ा उसकी सीना की ओर आया। दक्ष ने कोड़ा पकड़ लिया, इससे पहले कि वह उसकी सीना पर वार करे, लेकिन उसे अपने हाथ में जलन महसूस हुई। यह कोई सामान्य हमला नहीं था, है ना? उसने फुसफुसाते हुए कहा और एक पल में चाबुक को अपनी ओर खींच लिया। लड़की, जो अभी भी चाबुक के दूसरे हिस्से को पकड़े हुए थी, चौंक गई क्योंकि उसे अचानक खींच लिया गया था। अपने सदमे में उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी और चाबुक के साथ खींच गई और जमीन पर गिर गई, जबकि उसका घोड़ा आगे बढ़ता रहा। उसके पीछे खड़े 3 लड़कों ने अचानक अपने घोड़े रोक दिए क्योंकि उनकी नजर जमीन पर पड़ी लड़की पर पड़ी थी। वे सभी अपने घोड़ों से उतरकर जल्दी से लड़की की ओर दौड़े। राजकुमारी, क्या आप ठीक हैं? सभी ने चिंतित नजरों से पूछा। मैं ठीक हूँ, लाल बालों वाली लड़की ने खड़े होते हुए कहा। अल्पविराम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? तुम्हें इसका पछतावा होगा, मैं तुम्हें मरवा दूंगी। उसने दक्ष को देखा और चेहरे पर गुस्से भरे भाव के साथ कहा। ओह, क्या मैंने तुम पर हमला किया? मैं माफी चाहता हूँ। दक्ष घोड़े से उतरते हुए मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि राजकुमारी के साथ क्रूरता से पेश आने के बाद तुम माफी मांग सकते हो? इस अपमान के लिए तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाना चाहिए, उसके पीछे खड़े 3 लड़कों में से एक ने कहा। दक्ष ने जैसे ही उस आदमी की बात सुनी, वह हंसने लगा। वह अपनी जगह से गायब हो गया और लड़की के ठीक बगल में आ गया। चूंकि मैं पहले ही अपना सिर कटवाने जा रहा हूँ, तो क्यों न मैं थोड़ा और अनादर करूं और अपने अंतिम कुछ क्षणों का भरपूर आनंद उठाऊं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी उंगलियां उसके मुलायम गालों पर फिराई। लड़की का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी पूरी ताकत से दक्ष के चेहरे पर मुक्का मारा। बचने की कोशिश करने के बजाय दक्ष मुस्कुराया और उसने आसानी से अपने दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया। अगर तुम लंबी जिंदगी जीना चाहती हो तो तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दक्ष ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया और फिर उसने उसे छोड़ दिया और अपने मूल स्थान पर वापस चला गया। लड़की के साथ मौजूद लोग गुस्से में दहाड़ने लगे और अपने हथियार निकालकर दक्ष की ओर दौड़ पड़े। आसानी से हमला करते हुए दक्ष ने उन तीनों को स्थिर कर दिया और उन्हें जमीन पर सीधा लिटा दिया, जिससे वे दर्द से कराहने लगे। मुझे यकीन है कि आप अच्छे परिवारों से होंगे और आपके पास अपनी साधना पर गर्व करने के लिए पर्याप्त कारण हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ों से परे पहाड़ हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए लोगों को देखा। और उन्होंने तुम्हें राजकुमारी कहा, इसलिए मैं मानता हूँ कि तुम इस शहर के शासक की बेटी हो। इस शहर के अंदर इस तरह से निर्मम व्यवहार करने और इसके नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी गलती से सीखो या अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा और वह अपने घोड़े की ओर वापस चला गया। पहाड़ों के परे भी पहाड़ हैं। इतनी कम उम्र के व्यक्ति से ये बहुत समझदारी भरी बातें हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें चोट पहुंचाने के बाद भी जा सकते हो? एक बूढ़ा आदमी लड़की के पास आया और चेहरे पर गंभीर भाव लिए हुए बोला, अंकल याओ। लड़की ने बूढ़े आदमी को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लड़की, क्या तुमने फिर से परेशानी खड़ी कर दी? मैं यहाँ से चीजों को संभाल लूंगा। बूढ़े आदमी ने लड़की की ओर देखते हुए चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मेरे साथ महाराज के पास चलना होगा, हम वहाँ तुम्हारी सजा पर फैसला कर सकते हैं। बूढ़े आदमी ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। पृथ्वी क्षेत्र साधक, दक्ष ने बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए कहा, अगर मैं कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि मैं उससे निपट सकता हूं। दक्ष ने सोचा जब उसने चेहरे पर गंभीर भाव लिए उस आदमी को देखा। मुझे आपके साथ कहीं जाने का मन नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, मैं विदा लेता हूँ, दक्ष ने कहा और अपने घोड़े की ओर मुड़ा और उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वह किसी भी क्षण अपने राजा की तलवार निकालने के लिए तैयार था।
जैसा कि मैंने कहा, आप यहाँ से नहीं जा सकते, बूढ़े व्यक्ति ने कहा और वह अपने स्थान से चला गया और गायब हो गया। जैसा कि मैंने कहा, आप अभी नहीं जा सकते, बूढ़े व्यक्ति ने कहा और वह अपने स्थान से चला गया और गायब हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने देखा कि बूढ़ा आदमी टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़कर जमीन पर गिर गया। आपको उनकी बात सुननी चाहिए। हम लोग थोड़ी जल्दी में हैं, इसलिए हमारा समय बर्बाद करना बंद करें। लोगों ने देखा कि घोड़े पर बैठी लड़की अब लॉन्ग चेन और जमीन पर लेटे बूढ़े आदमी के बीच खड़ी थी। उससे एक भयंकर आभा निकल रही थी, जिससे लोगों को उस मासूम सी लड़की को देखकर खतरे का एहसास हो रहा था। क्या उसने अंकल याओ को नीचे गिरा दिया? लाल बालों वाली लड़की ने आश्चर्य से कहा और सदमे में कुछ कदम पीछे हट गई। तुम भी एक पृथ्वी क्षेत्र साधक हो, वह भी मुझसे उच्च स्तर के पृथ्वी क्षेत्र पर। ये कैसे संभव है? तुम इतने युवा हो, यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के राज्यों में भी ऐसी प्रतिभा नहीं होती। तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया और उसने चौंक कर लड़की को देखा। वह अपना चेहरा पोंछना भी भूल गया, जो गिरने से धूल से ढका हुआ था। मेरी पहचान का आपसे कोई लेना देना नहीं है, राजकुमारी मिंग्यू ने पीछे मुड़ते हुए कहा। चूंकि सब कुछ निपट गया है, तो क्या अब हम जा सकते हैं? उसने दक्ष की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हा, मुझे आपकी शैली पसंद है और यहाँ मैं सोच रहा था कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, दक्ष ने हंसते हुए कहा और घोड़े पर वापस चढ़ गया। उसने लू मिंग्यू की ओर हाथ बढ़ाया और उसे चढ़ने में मदद की, जैसे कि वह कोई पृथ्वी लोक साधक नहीं, बल्कि एक सामान्य लड़की थी। राजकुमारी मिंग्यू ने दक्ष के हाथ पकड़े और वापस ऊपर चढ़ गई और उसके पीछे बैठ गई। दक्ष ने घोड़े को आगे बढ़ाया और इस बार किसी ने उसे नहीं रोका, इसके बजाय सभी ने उनके लिए रास्ता साफ करने के लिए एक तरफ कदम बढ़ा दिए। ये दोनों कौन हैं? मैं उनमें से किसी की भी साधना नहीं देख सकता। मुझे यकीन है कि लड़की की साधना मुझसे ज्यादा है, लेकिन लड़के का क्या वह भी उतना ही मजबूत है जिस आत्मविश्वास के साथ उसने मेरा सामना किया? मुझे ऐसा लग रहा है, ये राक्षस कहाँ से हैं? क्या ये? बूढ़े आदमी ने लॉन्ग चेन और मिंग्यू की विदा होती हुई आकृति की ओर देखते हुए बुदबुदाया। जब तुमने उस बूढ़े आदमी को पीटा था तो तुम वाकई बहुत खतरनाक लग रही थी। कौन सोच सकता था कि इतनी खतरनाक लड़की बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर डरी हुई छोटी बिल्ली की तरह हो जाएगी, दक्ष ने हंसते हुए कहा। अगर तुमने कभी किसी के सामने यह बात उठाए, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें इसका पछतावा होगा, राजकुमारी मिंग्यू ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। अल्पविराम। दक्ष और राजकुमारी मिंग्यू शहर से गुजरते हुए एक जगह पर रुके। उस जगह में घुसते ही वे दोनों घोड़े से उतर गए। नमस्ते, मेरा नाम दक्ष है और यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हम किराए पर जगह ढूंढ रहे हैं, दक्ष ने पूछा और स्टोर इंचार्ज के पास चला गया। इस जगह की प्रभारी एक 30 साल की लड़की थी। उसने एक खूबसूरत काली पोशाक पहनी हुई थी जो गाउन की तरह दिख रही थी और उसके पैरों को पूरी तरह से ढक रही थी, जिससे उसकी त्वचा थोड़ी भी उजागर नहीं हो रही थी। उसके बाल एक बन में बंधे हुए थे, जबकि उसका चश्मा उसकी नाक पर टिका हुआ था। उसने दरवाजे के अंदर चल रहे युवाओं को देखा और काफी ऊब गई। बहुत बुरे बच्चे हैं, इतने छोटे और अपने प्रेमियों के साथ रहने के लिए जगह की तलाश में। मुझे यकीन है कि वे रोमांटिक सैर के लिए अपने घर से भाग गए होंगे। इतने छोटे और इतने बेशर्म। ये लड़का ही होगा जिसने लड़की को बेवकूफ बनाया होगा। वह इतना मासूम दिखता है, किसने सोचा होगा? उसने सोचा, लेकिन उसने अपने विचारों को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। जरूर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरा नाम कैहोग है। तुम किस तरह का घर ढूंढ रहे हो? और तुम कब तक के लिए घर किराए पर लेने की योजना बना रहे हो? महिला ने दक्ष से पूछा। हमारी ज्यादा जरूरतें नहीं हैं। एक घर जिसमें फर्नीचर, 2 बेडरूम और दूसरी बुनियादी जरूरतें हो। हमारी योजना यहाँ करीब 2 हफ्ते रहने की है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। न्यूनतम किराए की अवधि कम से कम 1 पूरा महीना है, इसलिए आपको पूरा भुगतान करना होगा, भले ही आप 2 सप्ताह या 1 दिन रहें।
महिला ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने लांगचेन को रोकने की कोशिश की। ठीक है, हम 1 महीने के लिए ये जगह ले लेंगे, दक्ष ने उसे जवाब दिया। ठीक है, मैं आपके निर्णय का सम्मान करूंगी। आपके मानदंड से मेल खाने वाले 3 आवास हैं। पहले और दूसरे आवास के लिए आपको 10 सफेद सोने के सिक्के देने होंगे, जबकि तीसरे आवास के लिए आपको 5 सफेद सोने के सिक्के देने होंगे। महिला ने दक्ष को तीनों आवासों की पेंटिंग दिखाते हुए कहा। उसने जानबूझकर दक्ष को अपनी 3 सबसे महंगी जगहें दी, क्योंकि वह दक्ष को ये सबक सिखाने की कोशिश कर रही थी कि वह अपना घर रखने के लिए बहुत छोटा है। तीसरा वाला ज्यादा आलीशान और महंगा लग रहा है, यह इतना सस्ता क्यों है? दक्ष ने काले रंग की पोशाक वाली महिला से पूछा। इसके पीछे एक कहानी है। ये जगह पहले एक ड्यूक की थी, लेकिन उसने इसे खाली कर दिया। वह कहता रहता था कि अंदर एक दुष्ट आत्मा है जिसने कई बार उसे लगभग मार ही डाला था। उसने इस जगह को खुले बाजार में बिक्री के लिए रखा और कुछ खरीदार भी आए, लेकिन वे सभी इस जगह को खाली कर गए। उनके कारण एक जैसे थे। कुछ ने आत्माओं को देखा जबकि अन्य ने रहस्यमय प्राणियों को देखा, इसलिए यह इतनी सस्ती है। अन्यथा इसका किराया कम से कम 20 सफेद सोने के सिक्कों के बराबर होता, महिला ने दक्ष को समझाया। भूत, मैं उनमें विश्वास नहीं करता, क्या तुम करती हो? दक्ष ने राजकुमारी मिंग्यू से पूछा जब वह पीछे मुड़कर देख रहा था। मैं भी नहीं, कुछ और चल रहा होगा, राजकुमारी मिंग्यू ने दक्ष को जवाब दिया। हमें तीसरी हवेली में रुचि है, दक्ष ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। अल्पविराम, मैं व्यंग्य नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस सुनिश्चित करने के लिए कह रही हूँ, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा भी है? काले कपड़े वाली महिला ने चेहरे पर संदेह भरे भाव के साथ दक्ष से पूछा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए महिला को अपने हाथ में रखे 5 सफेद सोने के सिक्के दिखाए। बस बहुत हो गया, मेरे साथ आओ, महिला मुस्कुराए और अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। अपनी सहायक को जगह का ध्यान रखने के लिए कहकर वह दक्ष और राजकुमारी मिंग्यू के साथ चली गई। सामने एक गाड़ी खड़ी थी। महिला ने दक्ष की ओर देखते हुए गाड़ी की ओर इशारा किया। युवा, मिस केहोंग के साथ जाओ, मैं घोड़े पर पीछे पीछे आऊंगा, दक्ष ने राजकुमारी मिंग्यू से कहा। ठीक है, राजकुमारी मिंग्यू ने केहोंग के साथ गाड़ी में बैठते हुए कहा। डॉट 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 डॉट। दक्ष राजकुमारी मिंग्यू और केहोंग के साथ एक बड़े से भवन के सामने खड़ा था और उसे आश्चर्य से देख रहा था। ये घर पूरी तरह से सफेद रंग का था, लेकिन दीवारों पर कोई गंदगी नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे अभी शुद्धतम सफेद संगमरमर से बनाया गया हो। बाहर से देखने पर यह बहुत अच्छा लग रहा है, दक्ष ने हवेली को देखते हुए कहा। अंदर से तो और भी अच्छा लग रहा है, महिला ने कहा और दक्ष को अंदर आने दिया। जैसा कि उसने बताया था, ये हवेली अंदर से भी उतनी ही भव्य दिख रही थी। इसमें सिर्फ 2 बेडरूम के अलावा और भी बहुत कुछ था। यहाँ कुछ गेस्ट रूम भी थे। ये पूरी तरह से सुसज्जित था और इसमें वो सभी चीजें थी जो एक आरामदायक प्रवास के लिए जरूरी थी। हम इसे ले लेंगे, दक्ष ने हवेली का दौरा करने के बाद सहमति जताई। उन्होंने सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई की और केहोंग चले गए। क्या तुम्हें इस जगह के अंदर कुछ ऐसा मिला जो तुम्हें पसंद आया? राजकुमारी मिंग्यू ने दक्ष को देखते हुए पूछा। नहीं, तुम ऐसा क्यों कहोगे? दक्ष ने चेहरे पर अज्ञानता भरी नजर से पूछा। अल्पविराम, जब वह हमें घर के चारों ओर दिखा रही थी तो मैंने देखा कि आपके हाव भाव अचानक बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आपको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रही थी। उस पल से आप इस जगह को पाने के लिए वास्तव में उत्सुक दिख रही थी, भले ही आपने इसे अच्छी तरह से छुपाया हो। राजकुमारी मिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे मत बताओ, मैं तुम्हारे रहस्यों को नहीं जानूंगी, राजकुमारी मिंग्यू ने कहा जब उसने दक्ष के चेहरे पर एक विचारशील भाव देखा। धन्यवाद, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सीट पर बैठते हुए कहा। मैं वह बेडरूम ले रहा हूँ, तुम दूसरे कमरों में से अपनी पसंद का कोई भी कमरा चुन सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए साधना करने जा रहा हूँ, दक्ष ने एक कमरे की ओर चलते हुए कहा। ठीक है,
तो मैं वह कमरा ले लूंगी। राजकुमारी मिंग्यू ने अपना सिर हिलाया और पास के कमरे में चली गई। डॉट 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 डॉट। क्या तुम गंभीर हो? क्या वास्तव में इस जगह के अंदर कोई कानून का गोला है? दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, यहाँ एक कानून का गोला है। जब तुम घर का दौरा कर रहे थे तब मैंने उस गोले को महसूस किया था, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि किसी भी कीमत पर इस जगह को हासिल करो। इस हवेली में मास्टर द्वारा बनाया गया एक असली कानून का गोला है, जून ने कहा और उसने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ दक्ष को देखा। ये कौन सा कानून है? दक्ष ने पूछा। मुझे नहीं पता कि यह कौन सा कानून है, मुझे बस इतना पता है कि यहाँ एक कानून का गोला है, उसने स्पष्टता से उत्तर दिया। मेरे मन में एक विचार है। क्या आपको लगता है कि जिस भूत ने ड्यूक और आत्माओं और रहस्यमय प्राणियों को डरा दिया था, वह उस कानून के गोले का काम हो सकता है? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ पूछा। ये संभव है। अगर ऐसा है तो ये गोला भूतों के दांव से संबंधित हो सकता है। यह आत्मा का नियम भी हो सकता है। अस्तित्व में कई नियम हैं और यह गोला उनमें से कोई भी हो सकता है। अब आप बस इतना कर सकते हैं कि उस गोले को प्राप्त करें और उसके नियम को जानें, जुन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। यह इस घर के अंदर कहाँ है? दक्ष ने पूछा। मुझे ठीक से नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन वह यही कहीं है। ये जानने के लिए तुम्हें इस निवास के हर स्थान की जांच करनी होगी, जून ने दक्ष को उत्तर दिया। दक्ष अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चयी भाव लिए खड़ा हुआ और उसने अपने कमरे से ही तलाशी शुरू कर दी। इस कमरे में नहीं, दक्ष ने अपने कमरे की तलाशी पूरी करते हुए कहा। वह अपने कमरे से बाहर निकला और हवेली के कमरों में एक एक करके जाने लगा। डॉट 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 डॉट। मैंने हर कमरे में देखा, यहाँ तक कि रसोई और बाथरूम में भी, लेकिन मुझे लो ऑर्ब की एक झलक भी नहीं दिखी। अब खोजने के लिए एकमात्र जगह उसका कमरा है। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए उस कमरे की ओर देखा जिसमें राजकुमारी मिंग्यू ने रहने के लिए चुना था। वह कमरे की ओर गया और जैसे ही दरवाजा खटखटाने वाला था, उसे अंदर से अजीब सी आवाजें आती सुनाई दी। आह, मत करो, तुम जानवर हो। मैं अपनी खेती का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? ओम, मुझे वहां मत छुओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? नहीं, इसे मत उतारो। दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाजें आती रहीं। अल्पविराम। आह, मत करो, तुम जानवर हो। मैं अपनी खेती का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? ओम, मुझे वहां मत छुओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? नहीं, इसे मत उतारो। दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाजें आती रहीं। चेहरे पर चिंता के भाव लिए दक्ष ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसने जो देखा उससे वह अंदर तक स्तब्ध रह गया। ये, उसने राजकुमारी मिंग्यू को देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी करके कहा। राजकुमारी मिंग्यू बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने शरीर को हिला रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा दक्ष के सामने दिख रही थी। लेकिन शुक्र है कि उसके कपड़े जल्द ही महत्वपूर्ण जगहों पर सही सलामत हो गए। तुम जानवर हो। मैं कसम खाती हूँ कि जब मैं अपनी खेती वापस पा लूंगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। संघर्ष करते हुए वह जोर से दहाड़ी। मेरे बचे हुए कपड़े नहीं, इन्हें मत उतारो, कृपया मुझे जाने दो, उसने विरोध करते हुए कहा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह संघर्ष करते हुए किसी के हाथ को अपने कपड़े फाड़ने से रोक रही थी। अब मुझे समझ में आया कि यह क्या है। ये तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। रम का नियम है। दक्ष के कानों में जून की उत्साहित आवाज गूंजी जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। हालांकि उसने आगे के दृश्य से अपनी आंखें नहीं हटाईं। दक्ष, तुम
मुझे कभी नहीं पता था कि तुम ऐसे व्यक्ति हो, राजकुमारी मिंग्यू जोर से दहाड़ी। दक्ष ने जब उससे अपना नाम पुकारते सुना तो वह दंग रह गया। हालांकि उसने अभी भी अपनी आंखें उससे नहीं हटाई थीं, ऐसा लग रहा था कि वह राजकुमारी मिंग्यू और उसके बेहतरीन शरीर के हर छोटे छोटे विवरण को याद रखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहा था। तो उसे भ्रम हो रहा है कि मैं उस पर हमला कर रहा हूँ। क्या मैं ऐसा व्यक्ति दिखता हूँ? दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। अल्पविराम, जिस तरह से आप अभी उसे देख रहे हैं, मैं कहूंगी कि आप वास्तव में ऐसा करते हैं, जून ने हंसते हुए दक्ष से कहा। वैसे भी मुझे याद है कि तुमने मुझे नियमों के वर्गीकरण के बारे में बताया था। उस स्पेक्ट्रम में भ्रम का नियम किस स्तर पर है? दक्ष ने झुंड से पूछा। यह एक मध्यवर्ती स्तर का विशेष कानून है। आपके पहले कानून से 2 रैंक नीचे सर्वोच्च स्तर का विशेष कानून है, अंतरिक्ष का कानून, और दक्ष सेन के पहले कानून से 1 रैंक नीचे जो एक उच्च स्तर का विशेष कानून था, वध का कानून। शून्य ने दक्ष से कहा। तो ये बहुत अच्छा है, दक्ष मुस्कुराया। ये बहुत ही बहुमुखी और उपयोगी कानून है, यदि आप जानते हैं कि इसका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए, जून ने जवाब दिया, क्योंकि उसने दक्ष की ओर देखा, लेकिन उसने देखा कि उसकी छोटी चेन ऊंची उठने लगी थी क्योंकि दक्ष राजकुमारी मिंग्यू की हरकतों को देख रहा था। हे भगवान, जब तुम इतनी गंभीर बातचीत में भी हो तब भी तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते। जाओ और वह गोला ले आओ, उसे स्टोरेज रिंग में रख दो। तुम बाद में भ्रम के नियम को सीखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जून ने कहा, और उसने अपने चेहरे पर हाथ मारा। दक्ष ने बहुत कोशिश करने के बाद मिंग्यू से नजरें हटाईं और कमरे के अंदर देखने लगा। उसे जल्द ही एक खूबसूरत सफेद गोला मिला जो सजावट की वस्तु की तरह शेल्फ पर रखा हुआ था। दक्ष उस गोले की ओर चलने लगा। दक्ष वह गोले के पास पहुंचा, तभी उसने पीछे से आती हुई जून की आवाज सुनी। वह पीछे मुड़ा और देखा कि क्षुन छोटे छोटे कदमों से उसकी ओर आ रही है और जल्द ही वह उसके सामने खड़ी हो गई। एक बात है जो मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाहती थी, उसने अपना सिर नीचे करते हुए दक्ष से कहा। यह क्या है? दक्ष ने उलझन में पढ़कर पूछा। जून दक्ष के करीब चली गई और उनके बीच की दूरी मात्र 1 इंच रह गई। अल्पविराम, जून ने चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ दक्ष की आंखों में देखा। दक्ष इस बात को लेकर चिंतित हो गई कि जून इतनी गंभीर क्यों दिख रही है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ दक्ष, उसने उससे कहा और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। तुम मुझसे प्यार करते हो? दक्ष ने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ पूछा। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हो। मैं हमेशा से ही मेरी होना चाहती थी, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैंने अपनी सारी हिम्मत सिर्फ तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करने के लिए जुटाई। अभी मेरे पास वो ताकत है जिसकी मुझे अपने प्यार को जाहिर करने के लिए जरूरत है, जून ने सिर झुकाते हुए कहा। ओब के रहस्यमय प्रभावों के कारण अब हम स्पर्श कर सकते हैं। मैं इस अवसर का उपयोग खुद को पूरी तरह से तुम्हारा बनाने के लिए करना चाहती हूँ, जून ने नर्म आवाज में कहा, क्योंकि उसने उसकी आंखों में देखा था। उसने अपने छोटे नाजुक हाथों को हिलाते हुए अपने कपड़े उतार दिए और खुद को दक्ष के सामने पूरी तरह से प्रकट कर दिया। उसके छोटे राजकुमारी मिंग्यू की बड़ी सीना जितने बड़े नहीं थे, लेकिन वे जिस तरह के थे वे बिल्कुल सही लग रहे थे। दक्ष लंबे समय तक उसकी चोटियों को देखने से खुद को रोक नहीं सका। दक्ष ने खुद को उसके आलिंगन से अलग किया और जल्दी से उसके कपड़े उतारने लगा। वह अपनी पैंट उतारने ही वाला था कि वह रुक गया। कुछ ठीक नहीं है, दक्ष ने झुंड की ओर और फिर गोले की ओर देखते हुए कहा। यह एक भ्रम होना चाहिए। जुन कभी इस तरह से व्यवहार नहीं करेगा। इसके अलावा भ्रम का नियम मुझे जुन को छूने की अनुमति कैसे दे सकता है? ये केवल लोगों को भ्रम दिखा सकता है, लेकिन चीजों को वास्तविकता में अस्तित्व में नहीं ला सकता है, दक्ष ने खुद से कहा और उसने अपने हाथों को गोले की ओर बढ़ाया। क्यों? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? जून ने आंखों में आंसू के साथ दक्ष को देखते हुए पूछा। अल्पविराम, मुझे असली वाला पसंद है।
दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने उस गोले को अपनी प्राचीन भंडारण अंगूठी में रख दिया। वह पीछे मुड़ा और जैसा कि उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जुन वहां नहीं थी, वह अपनी मूल जगह पर खड़ी थी और उसने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ दक्ष को देखा। तुम डॉग की तरह अपनी जीभ मुंह से बाहर क्यों निकाल रहे थे? क्या तुम भ्रम में पड़ गए थे? वह लड़की कौन थी जिसके बारे में तुमने सपना देखा था? जुन ने हंसते हुए पूछा। हाँ, मैं भ्रम में पड़ गया था, लेकिन मैंने उस पर काबू पा लिया। जहाँ तक लड़की की बात है, चलो इसे अभी के लिए गुप्त ही रखते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। कृपया ऐसा न करें, राजकुमारी मिंग्यू कराहती रही, लेकिन अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। दक्ष जो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, एक भ्रम की तरह उसके आलिंगन से गायब हो गया था। उसने भ्रमित भाव से चारों ओर देखा और जल्द ही दक्ष को बिना शर्ट के दूर खड़ा देखा, लेकिन शुक्र है कि उसने अभी भी अपनी पैंट पहनी हुई थी जो उसके भ्रम में नहीं थी। वह भ्रम बहुत मजबूत रहा होगा, चिंता मत करो, मैंने उस दुष्ट आत्मा को नष्ट कर दिया है जो ये सब उत्पात मचा रही थी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी ओर देखा। राजकुमारी मिंग्यू कुछ कहने ही वाली थी कि उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसने जल्दी से पास पड़े कंबल से अपना शरीर ढक लिया। मैंने पहले ही बहुत कुछ देख लिया है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा है। मिंग्यू को उसकी बातें समझ में आने से पहले ही वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। तुम? कमरे से बाहर निकलते ही मिंग्यू की आवाज उसके कानों में गूंजी। वह जल्दी से अपने कमरे में वापस चला गया। इस गोले को खोजने का समय बिल्कुल सही है। यदि आपका हृदय दानव अपनी विकास प्रक्रिया से नहीं गुजर रहा होता तो आप निश्चित रूप से भ्रम में खुद को खो चुके होते, जुन ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। ये सही है, मुझे ये कानून जल्दी सीखना चाहिए, दक्ष ने जुन से कहा। उसने एक पत्र निकाला और उस पर लिखना शुरू किया। मैं खेती के लिए बंद जा रहा हूँ और कुछ समय के लिए बाहर नहीं आऊंगा। अगर जरूरत हो तो इस हवेली का किराया बढ़ा दो। तुम्हें इस कागज के ऊपर पैसे मिल जाएंगे। तुम बची हुई रकम का इस्तेमाल अपनी मनचाही चीजें खरीदने में कर सकते हो, दक्ष ने एक पत्र में लिखा। वह अपने कमरे से बाहर गया और पत्र को जुन के दरवाजे के सामने रख दिया। अपने कमरे में वापस जाने से पहले उसने पत्र के ऊपर 20 सफेद सोने के सिक्के भी रखे। तुम्हें पता है कि यह कैसे करना है? ठीक वैसे ही करो जैसा तुमने पहले अंतरिक्ष कानून के ओब के साथ किया था, जुन ने उसे सलाह दी। मुझे पता है, दक्ष मुस्कुराया और उसने भ्रम के नियम की गेंद निकाली। उसने उस गोले को अपने सामने रख दिया। चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ उसने अपने दोनों हाथ उस भ्रम वाले गोले के ऊपर रख दिए। जैसे ही उसने उस गोले को छुआ, दक्ष को ऐसा लगा जैसे वह कमरे के अंदर अपने मूल स्थान से गायब हो गया हो और किसी दूसरे शहर में आ गया हो। जैसे ही उसके हाथ उस गोले को छूते हैं, उसका सिर दर्द करने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका सिर कुचल रहा है। दक्ष ने देखा कि उसके आसपास का माहौल बदल रहा है। पिछला कमरा गायब हो गया था और उसकी जगह इमारतें और दुकानें दिखाई देने लगी थीं। जुन भी अपनी मूल जगह से गायब हो गई थी और अब वह कहीं नहीं मिल रही थी। जल्द ही उसके सिरदर्द के साथ साथ उसके आसपास के बदलाव भी बंद हो गए और उसने खुद को शहर की सड़क पर बैठा पाया। शहर बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा दक्ष ने कभी देखा था। शुई राज्य का ड्रैगन शहर। अजीब बात यह थी कि यह शहर पूरी तरह से खाली था। दक्ष ने जिस भी दिशा में देखा, वहां लोगों का पूरी तरह से अभाव था। यहाँ क्या हो रहा है? ये जगह उस जगह से पूरी तरह अलग है जहां मुझे भेजा गया था जब मैंने अंतरिक्ष की कक्षा का उपयोग किया था। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए इधर उधर देखा, लेकिन उसे किसी जीवित प्राणी की छाया भी नहीं मिली। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष ने चलना शुरू किया। वो एक निश्चित दिशा की ओर चल पड़ा, जहां वह पागल रहता था, जिसे वह सबसे अच्छी तरह जानता था। जब दक्ष एक बड़ी हवेली के सामने रुका तो सूरज आसमान में ऊंचा था। जैसा कि उम्मीद थी, ये ड्रैगन सिटी है, दक्ष ने आगे की हवेली को देखते हुए कहा। ये लॉन कबीले की हवेली थी जो अभी भी बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। इसमें कोई मामूली बदलाव भी नहीं था।
मैं इस जगह पर भ्रम का नियम कैसे सीख सकता हूँ? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा और हवेली की ओर चला गया, लेकिन अचानक वह रुक गया क्योंकि उसने आगे देखा। हवेली का दरवाजा अचानक खुला और अंदर से दो खूबसूरत लड़कियां बाहर निकली। दोनों लड़कियां 20-20 साल की लग रही थीं। जू, मेई, तुम यहाँ कैसे? दक्ष ने हवेली के दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखते हुए आश्चर्य से कहा। दक्ष कुछ कहने ही वाला था कि जू उसकी ओर दौड़ने लगी। जू के भागते समय बीच रास्ते में उसके हाथ में एक चाकू आ गया। जू ने इस चाकू को दक्ष की सीना की ओर घुमाया, लेकिन दक्ष ने उसे आसानी से चकमा दे दिया। जू हमला करती रही जबकि दक्ष चकमा देता रहा। दक्ष जू के हमलों से बचने में व्यस्त था कि उसने यह नहीं देखा कि मेई चुपचाप उसके पीछे आ गई थी। जब उसने उस पर पीछे से हमला किया तो दक्ष को कुछ महसूस हुआ और वह एक तरफ भाग गया, लेकिन जू का हमला दूसरी तरफ से हुआ। हालांकि दक्ष ने उनके हमलों को चकमा दे दिया, लेकिन उसकी सीना पर एक घाव हो गया। उसके घाव से रक्त बहने लगा। ये वास्तव में चोट पहुंचाता है। मैं इस तरह से भ्रम के नियम को कैसे सीख सकता हूँ? मैं इस ओब की इच्छा के बारे में सुराग खोजने में सक्षम होने के बजाय मर भी सकता हूँ। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक झुंझलाहट भरी नजर डाली और वह उनके हमलों से बचता रहा। अल्पविराम। ठीक है, बस इतना ही काफी है। हालांकि मुझे पता है कि तुम दोनों सिर्फ एक भ्रम हो और असली नहीं हो। मैं वास्तव में तुम पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अभी भी इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले ही तुम उन महिलाओं का भ्रम हो जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, फिर भी मुझे तुम्हें नष्ट करना होगा। दक्ष आखिरकार एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गया क्योंकि उसने एक निर्णय लिया। उसने जू की गर्दन पर हमला करते हुए अपना माउंटेन डिस्ट्रॉयर निकाला। जू ने बचने की कोशिश की, लेकिन तलवार उसके लिए बहुत तेज थी। इससे पहले कि उसकी तलवार जू को छू पाती, दक्ष को खतरा महसूस हुआ। उसने हवा में ही अपनी तलवार की दिशा बदल दी और उसे दूसरी दिशा में घुमाया। उसकी तलवार के दूसरी तलवार से टकराने पर खट खट की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि दक्ष उस संघर्ष में हार गया था, क्योंकि वह टूटी पतंग की तरह उड़ गया और जमीन पर गिर गया। दादाजी भी यही हैं। ये जगह हर पल बदतर होती जा रही है, दक्ष ने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा और वह खड़ा होकर सामने की ओर देखने लगा। उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी चमकदार सफेद दाढ़ी थी और सिर पर सफेद बाल थे। उसने एक सुनहरा लबादा पहना हुआ था जिसके सीने पर ड्रैगन का प्रतीक था, जो लॉन कबीले का प्रतीक था। वह तेज प्रताप था, दक्ष का दादा। उसके पीछे जू और मेई खड़े थे। तो अब मुझे दूसरे चरण के पृथ्वी क्षेत्र के साधक का भी सामना करना पड़ेगा, जो मेरे दादाजी की तरह दिखता है। साथ ही उन महिलाओं का भी सामना करना पड़ेगा जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। कितना अच्छा भाग्य है। ऐसा लगता है कि मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने अपने माउंटेन डिस्ट्रॉयर को वापस अपने भंडारण रिंग के अंदर रख दिया और अपनी राजा की तलवार निकाल ली। तलवार निकलते ही वातावरण में तलवार की भारी आभा फैल गई, मानो वह सबको बता रही हो कि वह इस देश का शासक है और कोई भी उसका विरोध करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। तलवार हाथ में लेते ही दक्ष की अपनी आभा बढ़ गई। स्वर्गीय दानव पंख, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसकी पीठ के पीछे दो खूबसूरत पंख दिखाई दिए। एक पंख काला था जबकि दूसरा सुनहरा था। दक्ष अपनी तलवार हाथ में लेकर तेज प्रताप की ओर उड़ गया और उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। तेज प्रताप ने भी अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और हमला किया। जैसे ही तलवारें एक दूसरे से टकराईं, एक जोरदार आवाज हुई। दोनों आदमी एक दूसरे को देखते हुए एक कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। हालांकि दक्ष की तलवार वैसी ही दिख रही थी, लेकिन तेज प्रताप की तलवार दक्ष की तलवार से टकराने पर थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई थी। दक्ष फिर से तेज प्रताप की ओर बढ़ा और हमला किया। दोनों की ताकत एक जैसी दिख रही थी। हालांकि तेज प्रताप दूसरे चरण का अर्थ रियल साधक था, दक्ष 9वें चरण के गोल्ड कोर रियल साधक में था और उसके लाल कोर ने उसकी वास्तविक ताकत को एक औसत 9वें चरण के गोल्ड कोर रियल साधक की ताकत से कई गुना ज्यादा मजबूत बना दिया था।
उसके दानव सम्राट काया ने उसके शरीर को मजबूत बनाया, जिसने उसकी ताकत को और बढ़ा दिया। इन सभी चीजों ने उसकी ताकत को दक्ष के बराबर जरूर बनाया, अगर ज्यादा नहीं। जैसे ही दक्ष और तेज प्रताप आपस में टकराए, जू और मेई भी बीच में हमला करते रहे। दक्ष ने ज्यादातर मौकों पर उनके हमलों को आसानी से झेला, लेकिन फिर भी वह कई बार घायल हो गया। दक्ष 3 से 1 की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन वह उन सभी को कड़ी टक्कर दे रहा था। जल्द ही दक्ष को मौका मिल गया और उसने जू पर हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि जू ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी सीना में छेद हो गया। रक्त बहने के बजाय वह गायब हो गई। अल्पविराम। बिना समय बर्बाद किए दक्ष ने मेई पर हमला किया, लेकिन इस बार उसे मेई ने रोक लिया। तेज प्रताप और मेई के साथ उसकी लड़ाई फिर से जारी रही। मेई एक बार फिर दक्ष के पीछे आ गई, क्योंकि उसने पाया कि दक्ष का ध्यान तेज प्रताप पर था। उसने अपना चाकू उसकी पीठ पर मारा। दक्ष अपनी तलवार घुमाते हुए एक तरफ हट गया। उसकी तलवार मेई पर लगी और वह भी गायब हो गई। ऐसा लगता है कि अब केवल तुम और मैं ही बचे हैं। मैं वास्तव में खुद से नफरत करता हूँ कि मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, भले ही तुम सिर्फ एक भ्रम हो, दक्ष ने तेज प्रताप को देखते हुए कहा। मैं कुछ ऐसा इस्तेमाल करूंगा जो मैं हाल ही में सीख पाया हूँ। देखते हैं इसकी असली ताकत क्या है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए हमलावर मुद्रा अपनाई। वातावरण में क्यों बेचैन होने लगी। संत तलवार के साथ रूप। 5वां रूप, अराजकता। दक्ष जोर से दहाड़ा और उसने अपनी तलवार को जोर से घुमाया। उसकी तलवार से रक्त लाल प्रकाश की एक चमकदार चाप निकली और तेज प्रताप की ओर बढ़ी। जहां भी यह हमला हुआ, वहां विनाश के अलावा कुछ नहीं बचा। इसके रास्ते में आने वाली हर संरचना शून्य में विलीन हो गई, क्योंकि प्रकाश की चाप अराजकता के एकमात्र शासक की तरह आगे बढ़ी। तेज प्रताप ने अपने हमले से जवाबी हमला किया। जैसे ही दोनों हमले एक दूसरे पर हुए, तेज प्रताप का हमला तुरंत ही बिखर गया। तेज प्रताप ने खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन तेज प्रताप के हमले के संपर्क में आते ही उसकी तलवार भी टूट गई। तेज प्रताप ने चकमा देना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एक तलवार ने उसकी पीठ से उसके दिल में वार कर दिया। दक्ष ने उस पर पीछे से व्यक्तिगत रूप से हमला किया था, क्योंकि वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और लड़ाई को लंबा नहीं खींचना चाहता था। जल्द ही रक्त लाल प्रकाश की चाप तेज प्रताप के शरीर पर तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। तरी और उसे 2 हिस्सों में काट दिया। उसके तुरंत बाद शरीर गायब हो गया। मुझे खेद है, दक्ष ने चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ ऊपर की ओर देखते हुए कहा। अचानक दक्ष ने कुछ देखा। दक्षिण दिशा में रोशनी का एक चमकीला स्तंभ दिखाई दिया। स्वर्गीय दानव पंख, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। जैसे ही उसकी पीठ के पीछे 2 पंख दिखाई दिए, वह दक्षिण की ओर उड़ने लगा। दक्ष दक्षिण की ओर तब तक उड़ता रहा जब तक कि उसके पंख क्यूई भंडार के खत्म होने से गायब नहीं हो गए। जब उसे अपनी क्यूई याद आई तो उसने पैदल यात्रा करने का फैसला किया और नीचे उतर आया। प्रकाश के उस स्तंभ की खोज में दक्ष दक्षिण की ओर बढ़ता रहा। चलते चलते वह ड्रैगन शहर से बाहर भी निकल गया। पर्याप्त क्यूई इकट्ठा करने के बाद वह फिर से उड़ने लगा। ये वही जगह है, दक्ष ने स्वर्गीय चट्टान के पास पहुंचते ही कहा। वह नीचे की ओर उड़ता हुआ स्वर्गीय चट्टान के नीचे उतरा। दक्ष ने देखा कि सब कुछ अभी भी वैसा ही दिख रहा था। झील उतनी ही खूबसूरत दिख रही थी, जबकि पेड़ भी उतनी ही संख्या में दिख रहे थे। दक्ष ने प्रकाश के स्तंभ को देखा जो अब उसके सामने था। वह उसके पास गया और उसे छुआ। जैसे ही उसने उसे छुआ, रोशनी मंद पड़ने लगी और जल्द ही वह पूरी तरह से गायब हो गई। दक्ष को आखिरकार एक स्पष्ट दृश्य मिल गया। ओह शिट, दक्ष ने आगे देखकर अपनी किस्मत को कोसा। ओह शिट, दक्ष ने आगे देखते हुए अपनी किस्मत को कोसा।
दक्ष ने देखा कि उसके सामने एक 16-17 साल का लड़का खड़ा था। लड़के ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे जो रक्त से सने हुए थे। उसकी आंखें काली थीं जो बिना किसी भावना के दक्ष को घूर रही थीं। दक्ष सेन, वह भी उस अजीब गोली के प्रभाव में जो उसने खाई थी। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। जब उसने अपने सामने खड़े लड़के को देखा, लड़का वैसी ही स्थिति में दिख रहा था जैसी दक्ष ने उसे उस सपने में देखी थी। उसने वही कपड़े पहने हुए थे और वह भी उतना ही दुबला पतला दिख रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मेरे सपने में दक्ष सेन का भ्रम हो। अभी उसे अंगूठी मिली थी। जहाँ तक मेरा अनुमान है, उस समय तुम्हारे पास कोई साधना नहीं थी, लेकिन तुमने उस अजीब गोली का इस्तेमाल अपनी ताकत को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए किया था। भले ही इसके साइड इफेक्ट पता हो, बस उन सभी लोगों को मारने के लिए जिन्हें तुम मारना चाहते थे। दक्ष ने दक्ष सेन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन दक्ष सेन ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बहुत मुश्किल होगा, दक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा। वह अपनी जगह से गायब हो गया। वह दक्ष सेन के पीछे दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही दक्ष उस पर हमला करने वाला था, दक्ष सेन भी अपने स्थान से गायब हो गया। इससे पहले कि दक्ष कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, दक्ष सेन उसके पीछे आ गया और उसने उसे मुक्का मारा। दक्ष आगे उड़ गया और 20 मीटर दूर जा गिरा। ये चोट लगी है, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा और वह खड़ा होकर दक्ष सेन की ओर देखने लगा। दक्ष फिर से दक्ष सेन की ओर बढ़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। उसने दक्ष सेन पर हमला करते हुए अपने दानव सम्राट शरीर का पूरा इस्तेमाल किया। दक्ष सेन ने दक्ष के हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसने मुक्का मारा। उनकी मुठ्ठियां टकरा गईं। जबकि दक्ष को 10 कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, दक्ष सेन को उनकी शुरुआती टक्कर के बाद सिर्फ 5 कदम पीछे हटना पड़ा। रुकने के बजाय दक्ष ने दक्ष सेन पर हमला करना जारी रखा, क्योंकि वे एक दूसरे पर हमला करते रहे। वे इस लड़ाई के लिए सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। तुम्हारे पास साधना, ज्ञान और कौशल नहीं है, क्योंकि तुमने उस गोली के माध्यम से अस्थायी ताकत हासिल की है। चूंकि ऐसा है, भले ही तुम शारीरिक रूप से मुझसे अधिक मजबूत हो, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, दक्ष ने जोर से कहा और उसने अपनी राजा की तलवार निकाली। तलवार निकलते ही वातावरण में भयंकर आभा फैल गई। दक्ष ने चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव के साथ दक्ष सेन की ओर देखा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। अल्पविराम। दक्ष की उम्मीद के विपरीत वातावरण में एक और आभा फैलने लगी। यह नई आभा राजा की तलवार की आभा से टकरा रही थी और थोड़ी भी कम नहीं हो रही थी। दक्ष ने दक्ष सेन के हाथ में एक काली तलवार देखी जो इस आभा को बाहर निकाल रही थी। ये वही तलवार थी जिसे दक्ष सेन ने अभी अपनी स्टोरेज रिंग से निकाला था और अब उसने उसे अपने दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था। उसकी विरासत के साथ तलवार भी आई थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी विरासत मेरी विरासत से कहीं अधिक शानदार है। मुझे तो बस एक अंडा मिला है जो फूटने से इनकार कर रहा है। दक्ष ने दक्ष सेन की तलवार को देखते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जो भी हो, तुम जो चाहो वो पा सकते हो और मैं फिर भी तुम्हें हरा दूंगा। दक्ष ने दक्ष सेन पर हमला करते हुए जोर से कहा। उनकी तलवारें लगभग 20 मिनट तक टकराती रहीं, लेकिन कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। हालांकि दक्ष अपनी तलवारबाजी में कुशल था, लेकिन दक्ष सेन के पास अपने शस्त्रागार में कच्ची ताकत थी। लड़ाई जारी रहने पर कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। दक्ष ने अचानक अपने और दक्ष सेन के बीच दूरी बना ली और वह एक मुद्रा में आ गया। तलवार के साथ रूप संत, चौथा रूप विनाश। दक्ष ने अपनी तलवार घुमाते हुए जोर से कहा। प्रकाश की एक चमकदार चाप दक्ष सेन की ओर बढ़ी, जबकि हवा की एक शक्तिशाली लहर उसके पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह हमला अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है, चाहे वो प्रकृति हो या मनुष्य। जहां भी यह प्रकाश चाप गुजरा, वहां सिर्फ तबाही ही दिखी। दक्ष सेन बिना किसी भाव भंगिमा के हमले को देखते हुए सीधे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी तलवार को हवा में ऊपर उठाया और पूरी ताकत से नीचे की ओर घुमाया और अपने पास पहुंची रोशनी की चाप की ओर वार किया। प्रकाश दक्ष सेन के दोनों ओर से गुजरते समय दो भागों में कट गया था।
लेकिन यह अभी भी उसे बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी दोनों भुजाओं पर तलवार के गहरे घाव थे, जिनसे अब रक्त बहने लगा था। रक्त बहने के बावजूद दक्षसेन के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं